जानेंगे क्यों मोदी सरकार को झटका देने की तैयारी में है बीजेपी समर्थक। राम मंदिर पर कैसे घेरती जा रही है बीजेपी। जानेंगे लालू यादव पर आया कोर्ट का क्या फैसला और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे तेज होती ईरान और अमेरिका जंग को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका। जेजेडी उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द। बांकीपुर उपचुनाव के लिए भरा था पर्चा। धार गौशाला परिसर के पास हर शुक्रवार होगी नमाज। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, मुस्लिम पक्ष को अलग जगह दे, एएसआई परिसर से छेड़छाड़ न करे। सीबीएसई 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और एनसीईआरटी को नोटिस। याचिकाकर्ताओं ने नीति के क्रियान्वयन के तरीके को दी है चुनौती। सीबीएसई को 10 दिन में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश। कॉमेडियन समय रैना पर लगा 3 लाख रुपए का जुर्माना। पुराने आदेशों की अनदेखी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा कोर्ट को गुमराह किया। और शेयर बाजार में गिरावट, 561 अंकों की गिरावट के साथ 77,054 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 158 अंकों की गिरावट के साथ 24,052 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार के सामने मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पेपर लीक से लेकर महंगाई और आर्थिक मोर्चे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयारी तेज कर दी है। संसद के मॉनसून सत्र में जो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, उससे पहले ही सरकार की परेशानी बढ़ने लगी है। राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और साथ ही कांग्रेस पार्टी भी बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र से पहले ही मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक के बाद एक मुद्दों पर सरकार बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। पेपर लीक इस वक्त का सबसे ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है, जिसके खिलाफ न सिर्फ विपक्ष बल्कि देश के युवाओं ने भी मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस ने तो छात्रों की गूंज के नाम से एक पूरा आंदोलन ही छेड़ दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी जहां युवाओं के साथ पेपर लीक के खिलाफ अपना अभियान तेज करते नजर आ रहे हैं, वहीं संसद के मानसून सत्र में भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर काम किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इस बार पूरा विपक्ष पहले से ही एकजुट हो गया है। 16 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। ये बैठक 10 जनपद में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के आवास पर होगी, जहां पेपर लीक समेत और भी जरूरी मुद्दों पर बात होगी। आगामी सत्र के लिए विपक्ष अपनी पूरी प्लानिंग करेगा। तो साफ है कि इस बार सरकार के लिए विपक्ष के सवालों का जवाब देना, उसके आरोपों से खुद को बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। खास तौर पर जिस तरह से तेवर राहुल गांधी के दिखाई दे रहे हैं, उससे सरकार की चिंता और बढ़ गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश के युवाओं से अपील की है कि वो उनके साथ मिलकर देश में शिक्षा क्रांति लेकर आए। उन्होंने एक के बाद एक परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में, 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता पता नहीं। लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग और सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। ये देश के कार्यरत और होने वाले शिक्षक हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी, दूर दराज के सेंटर तक गए और अब बस इंतजार कर रहे हैं बिना तारीख, बिना जवाब। मुख्यमंत्री जी 3 चीजें आज: समय सीमा, टीईटी की नई तारीख अभी घोषित की जाए, जवाबदेही, लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं, भविष्य की रक्षा, जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। गलती संस्था की, सजा अभ्यर्थी को, ये इंसाफ नहीं है। छात्रों की गूंज अभियान का जिक्र करते हुए आगे लिखा कि 17 जुलाई को देहरादून में पेपर लीक के बढ़ते संकट पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। अब समय आ गया है शिक्षा क्रांति का, ऐसी व्यवस्था बनाने का जहां युवाओं को सिस्टम की नाकामी नहीं, अपनी मेहनत का फल मिले। यानी यहाँ जिस तरह राहुल गांधी ने देश में एक नई क्रांति लाने की बात कही है, उससे मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता पहले से ही अलग अलग शहरों में जाकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब अगर उनके इस अभियान में युवा भी शामिल हो जाते हैं तो अभी भले ही पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चुप्पी साध ली हो, लेकिन तब मजबूरन सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। और अब विपक्ष की इस चुनौती से सरकार कैसे निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस सरकार की घेराबंदी में जुटी हुई है, वहीं देश का युवा भी सरकार से नाराज दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने बातचीत के दरवाजे तक नहीं खोले। इस बीच इंडिया गठबंधन से लेकर समाज सेवी, कलाकार तक वांगचुक के समर्थन में आ गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
देश की शिक्षा व्यवस्था और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार विकराल रूप लेता दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन के 25वें दिन भी बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग जंतर मंतर पर डटे रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन ने आंदोलन में शामिल युवाओं का हौसला और ज्यादा बढ़ा दिया है। वांगचुक पिछले 16 दिनों से अनशन पर बैठे हैं और आज उनके अनशन का 17वां दिन रहा। हालांकि लगातार अनशन के कारण उनकी सेहत गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि उनका वजन 9 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। शुगर लेवल भी काफी नीचे पहुंच गया है और कमजोरी के कारण उन्हें चलने में परेशानी हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और समर्थकों ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। इसी कड़ी में सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक्स पर पोस्ट किया, सोनम सर की मसल्स कम होने लगी है और उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। बाकी सबकी तरह मैंने भी उनसे अपना अनशन खत्म करने की गुजारिश की। उन्होंने शांति से जवाब दिया, मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहो, सरकार से पूछो कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं वांगचुक ने पीएम मोदी को अपना अड़ियल रवैया छोड़ने की नसीहत दी, जिसके बाद सियासी पारा और चढ़ गया। इस बीच डीवी लाइव के संवाददाता इकरार ने जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और आंदोलन को व्यापक बनाने की अपील की। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा होगा। वहीं अभिजीत दिपके ने राजनीतिक दलों के समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए 20 जुलाई को संसद की तरफ प्रस्तावित मार्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों से शामिल होने की अपील की। तो वहीं आज इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन का चढ़ूनी ग्रुप भी पहुंचा और युवाओं से संवाद किया और खुलकर उनका समर्थन किया। धर्मेंद्र प्रधान को बचाना पीएम मोदी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस गुस्से को मोदी सरकार का एक फैसला और भड़का रहा है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल जरूरी कर दिया है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमले बोल रहा है और वहीं एक और सर्वे सामने आया है जिसमें बीजेपी का वोटर ही सरकार के इस फैसले से नाराज दिखाई दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। E20 पेट्रोल को लेकर जनता की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। हाल ही में सामने आए सी वोटर सर्वे के आंकड़ों ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक एनडीए के आधे से ज्यादा समर्थक भी अपने वाहनों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए के 52.5% मतदाताओं ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इनकार किया, जबकि सिर्फ 18.1% लोगों ने इसके पक्ष में राय दी। वहीं विपक्षी दलों के समर्थकों में विरोध और भी ज्यादा दिखाई दिया, जहां करीब 58% लोगों ने E20 पेट्रोल को नापसंद किया। कुल मिलाकर सर्वे में शामिल 55.1% लोगों ने कहा कि वो E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जबकि समर्थन करने वालों की संख्या सिर्फ 17.1% रही। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से E20 नीति पर नरम रुख अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वो पीएम से बात करेंगे, इसके लिए उन्होंने समय भी मांगा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल किया कि आखिर कुछ लोगों के मुनाफे के लिए जनता पर यह नीति क्यों थोपी जा रही है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार E20 पेट्रोल का बचाव कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये ईंधन सुरक्षित है और इससे कच्चे तेल के आयात और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन कई वाहन मालिकों का आरोप है कि E20 के इस्तेमाल से माइलेज घट रहा है और पुराने वाहनों में टूट फूट का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार जनता की चिंताओं को दूर करेगी या E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ता विरोध आने वाले दिनों में और तेज होगा। बीजेपी के समर्थक ही मोदी सरकार से नाराज हैं और ये नाराजगी सिर्फ इथेनॉल को लेकर नहीं है, बल्कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर भी है। जिस तरह से चोरी के संदिग्धों को बचाने की कोशिश हो रही है, उससे तमाम सवाल उठ रहे हैं। कुछ घंटे बाद एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ये बात विपक्ष पहले ही कह रहा है कि एसआईटी सरकार के दबाव में है। ऐसे में रिपोर्ट आने से पहले ही वो सवालों में आ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। अब तक टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा समेत 8 लोगों पर एक्शन लिया गया, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोग जो शुरू से ही इस विवाद के केंद्र में रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आरोप लग रहे हैं कि उनका इस्तीफा लेकर मुद्दा रफा दफा करने की बात की गई है, लेकिन अब तो आरोपों से घिरे लोगों ने इस्तीफा देने से इनकार भी कर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी चढ़ावा चोरी मामले में शुरू से ही घिरे रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इस बीच खबरें थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरह वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच तक नहीं रहा। किसी प्रकार से भी
इस्तीफा देने का, त्यागपत्र देने का विचार भी मैंने अपने मन में लाया नहीं है। चढ़ावा चोरी मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने जांच लगभग पूरी कर ली है और अगले कुछ घंटों में एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंप भी देगी। 15 जुलाई तक एसआईटी को जांच पूरी कर लेनी है। ऐसे में ये संभावनाएं जताई जा रही है कि एसआईटी की जांच में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई और आरोपियों के नाम भी सामने आ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में हाल ही में हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्थाओं में सुधार का हवाला देते हुए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। 18 जुलाई तक ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन लिए जाएंगे। सीईओ पद के लिए पहला आवेदन पूर्व आईजी और आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भेजा है। खबरें तो ये भी है कि राम मंदिर में ट्रस्ट की कमान अब किसी महिला को सौंपी जा सकती है। हालांकि सबकी नजरें अब भी एसआईटी जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। देखना होगा कि जांच में अब क्या खुलासा होता है। बीजेपी सरकार की नीतियां अब उस पर भारी पड़ती दिख रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी में हुई टूट ममता बनर्जी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। वैसे ममता के तेवरों से एक बात तो साफ हो गई है कि वो इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेंगी। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस की पहचान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी और सियासी लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी का गुट खुद को असली टीएमसी बता रहा है, तो दूसरी तरफ ऋत्विक बनर्जी का बागी गुट पार्टी पर अपना अधिकार जता रहा है। ये विवाद उस वक्त और गहरा गया जब लोअर कोर्ट की एक टिप्पणी को बागी गुट ने अपने पक्ष में बताते हुए दावा किया कि 22 जून को गठित समिति ही कानूनी रूप से मान्य है और अरूप रॉय पार्टी का कामकाज संभालने वाले एकमात्र अधिकृत व्यक्ति हैं। हालांकि ममता गुट ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी ने खुद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, इसलिए विरोधी गुट के दावों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने पूरे विवाद को मजाक और सर्कस करार देते हुए बाकी नेताओं पर सुर्खियां बटोरने का आरोप लगाया। वहीं कुणाल घोष ने बाकी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा वो टीएमसी के चुनाव चिन्ह और पार्टी से मिली आर्थिक मदद के सहारे चुनाव जीते, लेकिन अब उसी संगठन और उसके खातों पर सवाल उठा रहे हैं। कुणाल घोष ने ये टिप्पणी बागी गुट के संदीपन साहा पर की। उन्होंने इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा व्यवहार बताते हुए पार्टी का पैसा वापस करने की मांग की। टीएमसी के आरोपों पर बागी गुट के संदीपन साहा ने सफाई देते हुए कहा कि लोअर कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में है और ऋत्विक गुट ही असली टीएमसी का प्रतिनिधित्व करता है। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन पार्टी की पहचान, संगठन और चुनाव चिन्ह को लेकर छिड़ी ये लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि टीएमसी के अंदर मचा ये सियासी घमासान कब और किस फैसले के साथ खत्म होता है। ममता बनर्जी लड़ाई के लिए तैयार है, तो बिहार में भी विपक्ष के नेता को घेरने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। जब भी बिहार में कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है, केंद्र की जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। निशाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव होते हैं। इस बार भी लालू को घेरने की कोशिश केंद्रीय एजेंसियों ने की है, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को चारा घोटाला मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने और सजा पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका कोर्ट में दाखिल की थी और अब कोर्ट ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस मामले में सुनवाई जल्द पूरी करे। कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी टिप्पणी की और कहा, वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हम इस आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, खासकर इसलिए क्योंकि तब से 7 साल बीत चुके हैं। अपील साल 2018 की है और इसलिए हाईकोर्ट से सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध करना ही सही होगा। अपीलों पर 6 महीने के अंदर फैसला करना बेहतर होगा। बता दें कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीवी बराले की पीठ ने की। दरअसल चारा घोटाला लगभग 950 करोड़ का एक बड़ा पशुपालन और वित्तीय गबन का मामला है, जिसमें साल 2018 में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट का रुख किया, लेकिन ये अपील अब तक हाई कोर्ट में लंबित है। मामले की सुनवाई पूरी न होने के चलते कोर्ट ने साल 2021 में लालू यादव को जमानत दे दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि जब तक अपील पर फैसला नहीं आता तब तक उन्हें जमानत पर रहने की इजाजत होगी और अब सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जमानत में दखल देना सही नहीं होगा। इसे सीबीआई के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि
बिहार में बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। हाल ही में विधायक नितिन नवीन के पद छोड़ने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं और अब इसे लेकर सियासी ड्रामा देखा जा रहा है। दरअसल जब भी बिहार की सियासत में कोई हलचल मचती है, उसी वक्त केंद्रीय जांच एजेंसियों में भी सक्रियता दिखाई देती है। आमतौर पर बिहार में जब भी कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है, उसी वक्त लालू परिवार की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती है। उनके खिलाफ मामलों की जांच में अचानक तेजी आ जाती है। आरजेडी इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताती रही है, जिससे विपक्ष को कमजोर किया जा सके। लेकिन इस बार बीजेपी का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है। कोर्ट से लालू को राहत मिली है, उसके बाद माना जा रहा है कि इससे अब बीजेपी के लिए उपचुनावों में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ऐसे में सभी की नजरें बिहार की राजनीति और बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। और अब बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका और ईरान जंग की। पश्चिम एशिया में एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया संकट में दिख रही है। क्रूड की कीमत एक बार फिर $85 हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच तेज होती जंग ने पश्चिम एशिया के हालात को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। शांति समझौते की बातचीत ने अचानक जंग का मोड़ ले लिया, जिसे लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमलों की एक और लहर पूरी कर ली है, जिसमें ईरान की तटीय रक्षा प्रणालियों के साथ साथ मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरान में बुशहर, बंदर अब्बास, किश द्वीप, केशम द्वीप और कई अन्य क्षेत्रों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है। ईरानी सेना ने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में भारी बमबारी की है। पूरे क्षेत्र में एक बार फिर सायरनों की आवाज गूंज रही है। जॉर्डन पर हमले को लेकर ईरान ने अपना रुख भी साफ किया। उसने बयान जारी कर कहा कि हमारी जॉर्डन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ के अमेरिकी एयरबेस का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ये हमला किया गया। यूएई ने भी बताया कि हॉर्मुज के पास उसके 2 राष्ट्रीय टैंकर ईरानी क्रूज मिसाइलों की चपेट में आ गए। इस हमले में एक भारतीय सेलर की जान चली गई, जबकि 8 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद भारत ने ईरान के उपराजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी को तलब भी किया। हॉर्मुज स्ट्रेट इस जंग का केंद्र बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी अब हॉर्मुज से 20% टोल वसूलने की योजना पर काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि हॉर्मुज से ईरान का दबदबा खत्म हो जाए, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकर मिनिया ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को युद्ध, बुराई और अमेरिकी आक्रामकता से कभी नहीं खोला जा सकता। देश की सशस्त्र सेनाएं इस अहम जलमार्ग पर अपना रुख नहीं बदलेंगी। ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान करना ही हॉर्मुज को खोलने का एकमात्र तरीका है। हम शहीदों के खून का बदला लेने के लिए बाध्य हैं, खासकर इस्लामी क्रांति के शहीद नेता के खून का। तो साफ है कि आने वाले वक्त में ये जंग और खतरनाक रूप से बढ़ने वाली है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख